क्या वो मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस को उसके रूम में लॉक करने के बाद भी ऐसा व्यवहार करते रह सकते हैं। वो सीधे उसे एड्रेस करती है, उसकी आवाज़ स्थिर है, उसे योर एक्सीलेंसी माँ की फोल्डर लाइन कहती है। उसकी आवाज़ और पिच उसके पिता की अथॉरिटी से मैच करती है। अपनी बेटी से इंसल्ट होने पर जो उसी कठोर व्यवहार में उसकी आवाज़ से मैच करती है, वो उसे चेतावनी देता है कि वो अपना मुंह संभाल कर रखे। उसे याद दिलाता है कि मैंशन की दीवारों के भी कान हैं। वो सिचुएशन को कवर करने की कोशिश करता है, कहता है कि उसकी माँ बीमारी की वजह से अपने रूम में रेस्ट कर रही है। अलीशा इस एक्सप्लेनेशन को रिजेक्ट करती है, इसे absurd कहती है और टेबल पर जोर से मारती है जब वो अपने पिता का सामना करती है। वो घोषणा करती है कि उसकी माँ रेस्ट नहीं कर रही, बल्कि उसे लॉक किया गया है क्योंकि उसने एंगेजमेंट का विरोध किया था। अलीशा सवाल करती है कि वो सच्चाई से ज्यादा अपनी दिखावट, अपीयरेंसेस की परवाह करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं। उसके पिता कंट्रोल वापस पाने की कोशिश करते हैं, जोर देते हैं कि जब बहुत सारे कान सुन रहे हों तो उसे इतनी हिम्मत से नहीं बोलना चाहिए। अलीशा सीरियस बातचीत से भटकने, डिफ्लेक्ट की उसकी प्रवृत्ति से पूरी तरह वाकिफ है और जोर देती है। एक सीरियस और डराने वाले लहजे में वो पूछती है कि अगर वो या माकीज की बेटी ऐसी एंगेजमेंट के खिलाफ विद्रोह रिबेल करे तो उसकी कीमती रेप्यूटेशन का क्या होगा। उनके बीच की दूरी कम करते हुए वो उसे अपनी पोजीशन पर विचार करने के लिए मजबूर करती है। घिर चुके हैं, उसके पिता अपनी आवाज ऊंची करते हैं और उसे मारते हैं, मांग करते हैं कि क्या वो उन्हें धमकी दे रही है। पहले के विपरीत जब ऐसे एक्शंस उसे शांत कर देते थे, अलीशा की आंखों में विद्रोह, डिफाइंस जलता है। वो उन्हें कहती है कि वो उन्हें धमकी नहीं दे रही, बल्कि खुद को और बुरा करने से रोक रही है। उसकी तेज निगाह उन्हें परेशान करती है, जिससे वो हैरान होते हैं कि क्या उसने हमेशा से ऐसी आंखें रखी थी। वो याद करते हैं कि वो पहले आज्ञाकारी और डरपोक हुआ करती थी, फिर भी अब वो उनके स्टडी में एक जंग से बहादुर योद्धा के रूप में खड़ी है। उन्हें उम्मीद थी कि सामना होने पर वो कांपेगी, लेकिन इसके बजाय वो आदर्श संकल्प, अनफ्लिंचिंग रिजॉल्व के साथ उनका सामना करती है। इसे युवावस्था का विद्रोही दौर मानकर वो उसके बदलाव को खारिज करने की कोशिश करते हैं। अलीशा तब खुद को संभालती है, भावना इमोशन का हर निशान मिटा देती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कोई और विकल्प ना होने पर माकी उसे जाने का आदेश देते हैं, चेतावनी देते हैं कि हेड ऑफ द हाउस का अपमान गंभीर परिणाम रखता है। क्योंकि वो अभी भी छोटी है, वो इसे जाने देने का फैसला करते हैं। उसे कहते हैं कि उसे अपने कामों पर विचार करना होगा जब तक वो अपनी गलतियां समझ नहीं जाती। बाद में अपने रूम में अलीशा इस मामले पर आगे चर्चा करती है। अपने पिता की सभी घोषणाओं पर वो सिर्फ सो व्हाट से जवाब देती है। उसकी उदासीनता, इंडिफरेंस से शॉक्ड उसके साथी पूछते हैं कि क्या वो सीरियस है। अलीशा उसे शांत करती है, कहती है कि वो बहुत लाउड हो रहा है। उसके सामने वाला उसका भाई है, हाउस लेन का दूसरा बेटा हैरी मोलिस्टाइन लेन। हक्का बक्का वो दोहराता है कि उसे मेन हाउस से बैन कर दिया गया है और वो सिर्फ सो व्हाट कहती है। उसे फैमिली हेड के गलत साइड में गिरने के खतरे की चेतावनी देता है। वो जवाब देती है कि उसे बिल्कुल परवाह नहीं है। असल में उस घुटन भरे मेन हाउस से दूर रहना एक आशीर्वाद, ब्लेसिंग है। बातचीत को मोड़ते हुए वो अपनी माँ के बारे में पूछती है। हैरी समझाता है कि उनकी माँ को अपने रूम से बाहर आने की अनुमति मिल गई है, लेकिन वर्तमान में उन्हें मेल क्वार्टर्स में प्रवेश करने से बैन कर दिया गया है। जब उन्हें अलीशा के सामना कन्फ्रंटेशन के बारे में पता चला, तो वो भी आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनके बड़े भाई, पहला बेटा फीलिक्स हेनरी लेन ने उन्हें रोक दिया। अलीशा कहती है कि वो उन पर तरस खाती है क्योंकि उन पर हेली स्ट्रेन होगा, और हैरी से पूछती है कि क्या उसने अपनी माँ को आश्वासन, रियश्योर करने के लिए काफी कुछ देखा है। हैरी अचानक पकड़ा गया, जोर देता है कि वो अपनी माँ की रिक्वेस्ट पर नहीं आया था, बल्कि अपनी मर्जी से आया था, उसकी चिंता के कारण। अलीशा हैरान सीधे पूछते हैं कि क्या वो कभी क्लोज भी थे। उसके शब्द उसके दिल को छेदते हैं, लेकिन वो मानता है कि सब कुछ के बावजूद वो सचमुच अपनी इकलौती बहन की केयर करता है। अलीशा को उसके शब्द अचानक टचिंग लगते हैं, कबूल करती है कि उसने विश्वास किया था कि वो उसे नापसंद करता है। शर्मिंदा वो इसे हल्का कर देता है, लेकिन अलीशा खुश महसूस करती है, रियलाइज करती है कि इस मोमेंट में वो एक बंधन अनुभव कर रही है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। बातचीत उसकी शादी की तरफ मुड़ जाती है। हैरी समझाता है कि परिवारों के बीच चर्चा पहले ही पूरी हो चुकी है और घोषणा से पहले इंपीरियल कैपिटल से फाइनल अप्रूवल ही बाकी है। अलीशा इस पर विचार करती है और वो हिचकिचाते हुए पूछता है कि क्या वो इसे सचमुच इतना नापसंद करती है। माहौल बदलने के लिए वो अपनी डेब्यू का मुद्दा उठाती है। वो शर्मिंदा होकर याद करती है कि वो डेब्यू बॉल के दौरान कैसे गिर गई थी, नोबल्स के बीच मजाक का विषय बन गई थी। उसके बाद उसने अपने रूम में कई दिनों तक खुद को अलग कर लिया था। अलीशा हालांकि याद करती है कि जब वो गिरी थी, उसने खुद से कहा था कि जब तक वो वापस खड़ी हो जाती है सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर भी उसकी कॉन्फिडेंस उस पहले व्यक्ति द्वारा तोड़ दी गई थी जिसने उस पर हंसा था।
कोई उसी रात उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। वो अपने भाई को बताती है कि उसकी मजबूरी पर हंसने वाला पहला व्यक्ति ग्रेगरी बाकर के अलावा कोई और नहीं था, और इस तरह उसकी पहली और इकलौती डेब्यू खत्म हो गई। ये सुनकर कि वो उसके दर्द और अपमान के लिए जिम्मेदार था, उसका भाई जो नरम लहजे में बात कर रहा था, अचानक एक सीरियस लहजा अपनाता है और पूछता है कि क्या उसे सामना या उसे हराने से बेहतर महसूस होगा। उसके पूरा करने से पहले ही वो मुस्कुराती है और जवाब देती है कि ऐसी चीज इम्पॉसिबल है, लेकिन वो उसकी सोच की सराहना करती है। उसका भाई माफी मांगता है कि उसने ये सब पहले रियलाइज नहीं किया। फिर वो सुझाव देता है कि चूंकि वो सीधे ग्रेगरी के खिलाफ एक्ट नहीं कर सकता, शायद एक फॉर्मल ड्यूअल सवाल से बाहर ना हो, भले ही इसका मतलब उसे घायल करने जैसा सेटबैक पैदा करना हो। इस पर अलीशा एक लेटर निकालती है और अपने भाई को देती है। जब वो पूछता है कि उसे इस लेटर का क्या करना चाहिए, तो वो उसे ड्यूक टेसन के पास पहुंचाने का निर्देश देती है। अभी भी कंफ्यूज्ड, वो सवाल करता है कि वो क्या प्लान कर रही है। अलीशा एक बार फिर मुस्कुराती है और सिर्फ उसे जितना हो सके डिस्क्रीटली डिलीवर करने को कहती है। कहती है कि ऐसे बेहतर होगा। वो ये भी पूछती है कि क्या उसका भाई इस मामले में अपनी बहन की हेल्प करेगा। इसी दौरान ड्यूक टेसन के एस्टेट पर ड्यूक लेटर को ध्यान से पढ़ते हैं। वो कहते हैं कि हाउस ग्रिड्स और रॉयल फैमिली के बीच शादी के बारे में चर्चा पहले ही है, कुछ ऐसा जो सीक्रेट्स के बीच एक सीक्रेट है। वो आगे कहते हैं कि उन्हें एक वार्निंग लेटर भी मिला है जो उन्हें याद दिलाता है कि उनकी फ्रेल फियांसे को केयर की जरूरत है। ड्यूक अपने बटलर और अपने भरोसेमंद राइट हैंड मैन को ऑफिस में मौजूद बताते हैं। चिंतित वो पूछते हैं कि क्या किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन लीक हुई है। उनका राइट हैंड मैन जवाब देता है कि उसने शादी के प्लान्स के बारे में आज ही जाना था और उनके एस्टेट से कोई भी अफवाह फैल नहीं सकती थी। चुपचाप मामले पर विचार करने के बाद ड्यूक अपने बटलर हेनरिक को कैपिटल में रहने का निर्देश देते हैं, जबकि अपने राइट हैंड मैन रॉड्रिक को यात्रा की तैयारी करने का आदेश देते हैं। दोनों आदमी हैरान हैं और पूछते हैं कि क्या वो अलीशा से पर्सनली मिलने की योजना बना रहे हैं। जवाब में ड्यूक सीधे लेटर से कोट करते हैं, द डे ऑटम एंड्स बाय द 7 स्टोन्स ऑफ डोलोरस नियर द ग्रैंड टेम्पल। वो समझाते हैं कि ये स्पष्ट रूप से उन्हें निर्देशित एक इनविटेशन है। वो आगे कहते हैं कि ट्रैवलिंग ग्रुप को छोटा रहना चाहिए। हालांकि हेनरिक और रॉड्रिक दोनों अपना विरोध व्यक्त करते हैं, ड्यूक दृढ़ता से उन्हें रुकने को कहते हैं। एक बार जब वो ऑफिस छोड़ देते हैं, ड्यूक एक गहरी सांस लेते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं कि लेटर कितना बोल्ड और डायरेक्ट था। वो फाइनल लाइन को दोबारा पढ़ते हैं, जो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑफर करती है और स्पष्ट रूप से उनकी पहली एंगेजमेंट का संदर्भ रेफरेंस करती है। इन शब्दों के पीछे गहरे अर्थ पर विचार करते हुए ड्यूक हैरान है कि ये रहस्यमयी सीरियस कौन हो सकता है। इसी दौरान उसी पल अलीशा सीरियस लेन मौसम को देखती है, चुपचाप हैरान कि उसका लेटर पहुंचा दिया गया है। अभी कैरेज अपनी जर्नी पर जारी है। अंदर हमें अलीशा और डेजी एक साथ ट्रैवल करते हुए मिलते हैं। अलीशा पूछती है कि ग्रैंड टेम्पल तक और कितना समय और लगेगा। डेजी जवाब देती है कि वो लगभग अपनी मंजिल पर जा रहे हैं। अलीशा कहती है कि जर्नी उम्मीद से लंबी महसूस हो रही है। फिर वो अपनी माँ को धन्यवाद देती हैं कि उन्होंने उन्हें अपना कैरेज उधार देने की अनुमति दी, क्योंकि अगर उन्होंने अपना खुद का इस्तेमाल किया होता तो वो मोशन सिकनेस से पहले ही बीमार हो सकते थे। वो ध्यान देती हैं कि राइड अब तक कितनी स्मूथ रही है और अडेल फैमिली के स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी की सराहना करती हैं। हालांकि जिस मोमेंट वो ये शब्द बोलती है, कैरेज अचानक वायलेंटली हिलने लगता है। गाड़ी घूम जाती, जिससे पैसेंजर्स इधर उधर फेंक जाते हैं। अलीशा और डेजी दोनों को चक्कर आने लगते हैं। अलीशा सोचती है कि बस कुछ धक्कों से ही वो होश क्यों खोने वाली थी। उसे याद आता है कि कैसे पहले किसी भी मुश्किल जगह पर भी वो अजीबोगरीब प्राणियों पर आसानी से सवारी कर लेती थी। वो रिफ्लेक्ट करती है कि 17 साल की उम्र में उसका करंट बॉडी कितना कमजोर लग रहा है। जल्दी ही फोकस वापस पाकर वो एम्बिश की पॉसिबिलिटी पर विचार करती है। जो भी हो, उनको बहुत हिम्मत वाला होना चाहिए कि अडेल फैमिली की कैरेज पर दिन दहाड़े हमला करें। डेजी लीड लेने की कोशिश करती है, इंसिस्ट करती है कि वो बाहर देखेगी। अलीशा उसे वार्न करती है कि वो ऐसा न करे, लेकिन वो बहुत देर कर चुकी होती है। डेजी कैरेज का दरवाजा खोलती है और किसी चीज से टकरा जाती है और तुरंत गिर जाती है। अलीशा जल्दी से उसके पास आती है, उसे गोदी में लेती है और उसकी कंडीशन चेक करती है। रिलीव्ड होकर वो पाती है कि डेजी अभी भी जिंदा है, लेकिन बेहोश है। उसकी गर्दन पर अलीशा को एक छोटा सा डार्ट मिलता है। उसे पहचान लेती है कि ये जहरीला है। वो उसे ध्यान से देखती है। उसे हल्की सी सिनेमन और साइप्रस की खुशबू आती है और वो तुरंत याद करती है कि सिर्फ एक जहर में ही ये यूनिक स्मेल होती है। शॉक्ड होकर वो रियलाइज करती है कि ये मुस्तो है, एक जहर जैसे इस समय तक एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। जैसे ही वो नाम बोलती है, ड्यूक टेसन कैरेज में एंटर करते हैं और वही शब्द दोहराते हैं। उनका स्कॉट अलीशा को आश्वासन देता है, बताता है कि डेजी सिर्फ गहरी नींद में है और कोई असल खतरा नहीं है। वो माफी मांगता है, डेजी को ले जाता है
और एक्सप्लेन करता है कि शाही परिवार से जुड़े मामलों के चलते वो किसी भी इन्फॉर्मेशन लीक कर रिस्क नहीं ले सकते। वो अलीशा को अश्योर करता है कि डेजी को एक सुरक्षित जगह पर एस्कॉर्ट किया जाएगा। ड्यूक फिर अलीशा की तरफ मुड़ते हैं, उसे बाहर आने को कहते हैं और उसे एक और नाम सीरियस से बुलाते हैं। अलीशा उन्हें ध्यान से देखती है। सूरज की रोशनी जैसे सुनहरे बाल और बर्फ जैसी फीकी स्किन के साथ वो बहुत हैंडसम लगते हैं। उन र्यूमर से अलग जिनमें डरावना फिगर बताया जाता था, जिसमें फैमिली ट्रेट्स की कमी थी। ड्यूक अपने आदमियों को पीछे हटने का ऑर्डर देते हैं और अपना पूरा ध्यान सिर्फ उस पर रखते हैं। वो मान लेते हैं कि उन्हें विश्वास करना मुश्किल है कि उस जैसी कोई उन्हें ऐसा बोल्ड लेटर भेज सकती है। वो ये भी नोट करते हैं कि बाहर वाले को ये सीन ऐसा लग सकता है जैसे वो एक बेचारी यंग वुमन को डरा रहे हों। टेंशन कम करने के लिए वो मेंशन करते हैं कि उन्होंने सुना है कि ग्रिट्स की लेडी ल्यूरेन को दिल की बीमारी है। अलीशा सिर्फ मुस्कुराती है जवाब में। ड्यूक आगे कहते हैं कि उनके डॉक्टर्स ने वार्न किया था कि वो टेस और टेरिटरी तक मुश्किल यात्रा सह नहीं पाएंगी। वो ये भी रिवील करते हैं कि ये जानकारी सिर्फ उनके परिवार और उनकी पर्सनल मेट को पता है। सब्जेक्ट बदलते हुए ड्यूक अलीशा को कैरेट से नीचे उतरने में मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन अलीशा उनका हाथ इग्नोर करती है और बिना किसी मुश्किल से खुद ही कूद जाती है, जो उन्हें हैरान कर देता है। अलीशा फिर ड्यूक को बताती है कि लेटर में बताई गई मीटिंग की स्पॉट यहाँ नहीं है, लेकिन अगर वो थोड़ा आगे चलें तो वहाँ पहुँच जाएंगे। वो उनकी तरफ मुड़ती है और पूछती हैं, क्या हमें चलना चाहिए? ड्यूक कंफ्यूज्ड और थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड याद करते हैं कि उन्होंने अलीशा के बारे में क्या सुना था कि उसे शर्मीली और रिजर्व्ड होना चाहिए था। फिर भी उनके सामने की लड़की पूरी तरह से अलग है। एक पल के बाद ड्यूक आगे बढ़ते हैं और कमेंट करते हैं कि ये शायद ही कोई सवाल है जिसे वो मना कर सके। फिर वो अलीशा से पूछते हैं कि उन्होंने मीटिंग के लिए ये खास जगह ही क्यों चुनी। अलीशा शांति से जवाब देती है कि वो कुछ कंफर्म करना चाहती थी। ड्यूक उस जगह का वर्णन करते हैं जहां वो जा रहे हैं। डॉलर के 7 पत्थर। कभी वो एक सनडायल का काम करते थे। सुबह से रात तक जीवित लोगों के घंटों को निशान करते थे, जबकि रात से सुबह तक मुर्दों का समय होता था। लेजेंड के अनुसार नॉन ह्यूमन प्राणी दिन के दौरान रूइंस में प्रवेश नहीं कर सकते। अलीशा पूछती है कि क्या वो पहले कभी अंदर गए हैं, और वो जवाब देते हैं कि ये उनका पहला समय है। जब वो उसे यही पूछते हैं तो वो तनाव से मान लेती है कि ये उसका भी पहला समय है। ड्यूक रूइंस में कदम रखते हैं और पूछते हैं कि क्या वो उनका पीछा करेंगी। वो उन्हें बताती है कि वो उनके बाद चलेंगी। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं वो धीरे से सोचते हैं कि क्या उसने अंदर जाल बिछाए हैं। अलीशा उन्हें देखते हुए सोचती है कि अगर होते भी तो उनके जैसा कोई सिर्फ तोड़कर आगे बढ़ जाएगा। अंदर पहुंचकर वो कमेंट करती है कि वो सच में इंसान होने चाहिए। हैरान होकर वो पूछते हैं कि उसका क्या मतलब है। अलीशा एक्सप्लेन करती है कि अगर वो अंदर कदम नहीं रख पाते तो ये साबित हो जाता कि उनके बारे में अफवाह सही थी, कि वो इंसान के अलावा कुछ और हैं। वो इस सोच को खारिज कर देते हैं और पूछते हैं कि वो सिर्फ पत्थरों से क्यों डरेंगे। अलीशा जवाब देती है कि ये इसलिए है क्योंकि वो दिल से बहादुर हैं। जैसे वो पीछा करती है वो अंदर ही रिफ्लेक्ट करती है। वो सोचती है कि क्या ये जगह सच में इंसानों को दूसरे प्राणियों से अलग करती है, और क्या इतना सब कुछ सहने के बाद, यहाँ तक कि जहन्नुम जैसी जगह से लौटने के बाद भी उसे अभी भी इंसान माना जा सकता है। जब वो अंदर कदम रखती है और कोई रुकावट महसूस नहीं करती तो वो खुशी से ये निष्कर्ष निकालती है कि वो अभी भी इंसान है। ड्यूक उसे ध्यान से देखते हैं, रियलाइज करते हैं कि वो दूसरों से कितनी अलग है। अलीशिया बहुत खुश होकर और करीब आती है और उन्हें धन्यवाद करती है कि उन्होंने उस सवाल का जवाब ढूंढने में मदद की जो वो ढूंढ रही थी। रियलाइज करते हुए कि वो बहुत ज्यादा करीब आ गई है, वो तुरंत पीछे हट जाती है और अपना परिचय फॉर्मल तरीके से हाउस लेन की बेटी के रूप में देती है। ड्यूक उन्हें बताते हैं कि वो पहले ही जानते हैं कि वो कौन है। अलीशा मुस्कुराती है और कहती है कि अगर ऐसा है तो चीजें आसान हो जाएंगी। बिना किसी हिचकिचाहट के वो घुटने टेक देती है और एक बोल्ड रिक्वेस्ट करती है। वो ड्यूक रिचर्ड टेसन से शादी करने के लिए पूछती है। अचानक घटी घटना से हैरान होकर ड्यूक अपने मन में सोचते हैं कि ये औरत सिर्फ अनयूजुअल नहीं, उसे समझ पाना सच में मुमकिन नहीं है। वापस उस मल पे जब अलीशा ड्यूक को प्रपोज करती है तो वो गुस्सा हो जाते हैं। वो आगे एक्सप्लेन करना जारी रखते हैं कि उन्हें लग सकता है कि ये प्रपोजल अचानक है, लेकिन वो उन्हें अश्योर करती हैं कि उनका कुछ नहीं खोएगा। इससे आगे वो कुछ कह पाती, ड्यूक फ्रस्ट्रेशन में उन्हें बीच में ही रोक देते हैं। पूछते हैं कि क्या उसे सच में लगा कि वो इतनी दूर से उनकी बकवास सुनकर आए हैं। अंदर ही अंदर वो उस समय को कोसते हैं जो उन्होंने एक बच्ची का आने मजाक पर वेस्ट किया। वो उनका पीछा करती है, इंसिस्ट करती है कि उन्होंने उसे अंत तक सुना नहीं है, लेकिन ड्यूक आगे सुनने से मना कर देते हैं। वो उन्हें जोर देती है और पूछती है कि क्या उन्हें ये जानने की क्यूरियोसिटी नहीं है कि उसे इंपीरियल मैरिज प्लान्स के बारे में कैसे पता चला। वो उसकी बातों को पूरी तरह से खारिज कर देते हैं। इससे अलीशा एक मुश्किल स्थिति में पड़ जाती है, क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट दिखाना चाहिए था। उसके बिना वो आगे नहीं बढ़ सकती। जैसे ही वो उसे और मनाने की कोशिश करती है,
ड्यूक को अचानक अपने सिर में आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो तनाव में आ जाते हैं, सोचते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि रू साइकिल का समय अभी बहुत दूर होना चाहिए। उन्हें शक है कि वो अपनी ज़मीन से बहुत ज़्यादा दूर आ गए होंगे और सोचते हैं कि उन्हें जल्दी वापस लौटना चाहिए। अलीशा उनकी कंडीशन से अनजान पूछती है कि क्या वो ठीक हैं और क्या वो उसे सुन पा रहे हैं। वो हाथ बढ़ाती है मदद के लिए, लेकिन पैरानोया में वो उसे पीछे धक्का देते हैं, वार्न करते हैं कि उसे छुए ना। वो इंसिस्ट करते हैं कि वो ठीक हैं। हार न मानते हुए अलीशा फिर भी उनका हाथ पकड़ लेती है, घोषणा करती है कि वो उन्हें कैरेज तक एस्कॉर्ट करेगी। जिस पल उनके हाथ छुए, उनके मन के अंदर की आवाज़ें और पीड़ा गायब हो जाती हैं और वो नॉर्मल हो जाते हैं। ड्यूक हैरान हो जाते हैं, सवाल करते हैं कि ये क्यों हुआ और क्या ये इसकी वजह से है।